नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, आज इस नई कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कन्यादान एक सौभाग्य। दोस्तों, कहानी का ये पहला पार्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है मन अप स्टोक, तो दोस्तों उस चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। कहानी अगर उसकी भी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पाखी ऑफिस के डेस्क पर बैठी अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे पापा लिखा हुआ है। वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रही है, जिसे वह किसी और से साझा नहीं कर सकती है। तब उम्र लगभग 7 साल की रही होगी। इतना तो पाखी समझती थी कि मम्मी पापा अलग हो रहे हैं और मैं दो दीवारों के बीच दबी सी जा रही थी। पापा मुझे मानते नहीं थे या प्यार नहीं करते थे, ऐसा मुझे कोई वाक्य याद नहीं। जितना याद है उसमें वो मुझसे प्यार दुलार करते ही दिखे। मुझे नहीं लगता था कि वो एक गैर जिम्मेदार पिता थे। मुझे नहीं पता कि वो एक इंसान कैसे थे जिसे मेरी माँ ने छोड़ दिया था। मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कभी मम्मी से कोई झगड़ा किया हो। पापा ने तलाक के बाद भी और मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद भी मेरे लिए हर महीने पैसे भेजे थे, ताकि मुझे और मेरी ज़रूरतों से समझौता ना करना पड़े। तब मुझे पता नहीं था, पर बाद में पता चला। शायद वो जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी का बोझ उठाना इतना आसान भी नहीं होगा। वो हमेशा मुझसे मिलने का प्रयास करते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद हम सभी दूसरे शहर में आ बसे और पापा अकेले हमसे दूर गांव में रह गए। मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। मुझे भी उनकी कमी खलती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश थी। आखिर अपने और पराये में तो फर्क होता ही है ना। मेरी मम्मी के दूसरे पति सुदेश एक अच्छे इंसान है, पेशे से वकील हैं, तो जाहिर सी बात है वकालत तो करते ही होंगे, लोगों की जिंदगियों से भी और वास्तविक जीवन में भी। उन्हीं के कहने पर ही तो मम्मी ने तलाक के समय पापा की कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर लिया था। पापा बहुत दुखी थे। वे हमसे दूर नहीं होना चाहते थे। मैंने महसूस किया था उस कच्ची उम्र में भी वो रो रहे थे, और मैं भी। मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी की जिद के आगे पापा ने जोर नहीं दिया। वो चाहते तो मुझे मम्मी से छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। वो एक माँ को उसकी बच्ची से बिछोड़ना नहीं चाहते थे, और उन्होंने बिना किसी शिकायत के मुझे मम्मी के हिस्से में ही रहने दिया। पापा तो हमेशा से ऐसे ही थे, जो अपने से ज़्यादा अपनों को महत्व देते थे। 17 साल हो चुके हैं पापा को देखे हुए। अब पता नहीं कैसे दिखते होंगे। इतने सालों से बहुत कम ही बातें हुई है। पहले उनका फ़ोन आता था, फिर वो भी आना बंद हो गया। पर बैंक में हर महीने कुछ ना कुछ मेरे लिए आ ही जाता है। मेरी शादी होने वाली है पूरब के साथ। पूरब मेरे बचपन का दोस्त है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है, तो उससे शादी न करने का तो कोई भी कारण नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही मेरे घर वालों के लिए। हालांकि शादी का पूरा प्लान पूरब ने ही सेट किया हुआ था। वो मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है। जब 2 साल पहले उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, तो मैं भी मना ना कर सकी। जिसे बचपन से देखती आई हूँ, उसी से प्यार करने में तो कोई ऐतराज़ नहीं था। पूरब ने भी अपने माता पिता से बात करके मेरी मम्मी पापा से शादी की चर्चा चलाई थी। मम्मी तो सुनते ही खुश हो गई थी। मेरी शादी की उन्हें बड़ी फिक्र हुआ करती थी, जबकि मेरे सौतेले भाई बहन भी हैं, पर चिंता का विषय तो मैं थी। जहाँ सब खुश हुए, वहीं मेरे सौतेले पिताजी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखी। वो मेरे पापा के चेहरे पे होती तो वो खुशी से उछल पड़ते। मैं समझ सकती हूँ कि एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशी कितनी मायने रखती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पापा मेरी शादी में आएँ और एक पिता का फ़र्ज़ निभाएं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी किया है या जो भी हासिल कर पाई हूँ, वो मेरे पापा की बदौलत ही संभव हो पाया है। भले ही वो मेरे पास नहीं थे, पर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ एक कवच की तरह था। उन्हीं के भेजे पैसों से मैंने पढ़ाई पूरी की।
अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ, तो फिर मेरे जीवन के सबसे अहम दिन में पापा ना हो तो मेरी खुशियाँ कितनी फीकी सी होंगी, उनका कोई मूल्य ना होगा। इसलिए मेरे पापा का आना ज़रूरी है ताकि ये दुनिया भी देखे कि मेरे पापा कैसे हैं, जिन्हें सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो अनपढ़ थे। वो किसान थे, एक आम आदमी थे, जबकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी। उनकी शादी के वक़्त दोनों को ही इस बात की जानकारी नहीं थी कि मम्मी पढ़ी लिखी है और पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। शादी करवाने वालों ने क्या कहा, क्या वादा किया, वे उन सब से अनजान थे। शायद मम्मी भी अपनी जगह सही थी। वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्हें पापा से कोई उम्मीद नहीं थी और जब उन्हें पता चला कि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तब तो वो इतना गुस्सा हुई थी कि सीधा अलग होने का ही फैसला ले लिया था। उन्हें पापा से नफ़रत सी हो गई थी, जैसे कि पापा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज सुबह ही मैंने मम्मी से पापा को शादी में बुलाने की बात छेड़ी, तो वो एकदम से चुप सी हो गई। कहा तो कुछ भी नहीं, उनके मन में आए ख्यालों को पढ़ा ज़रूर जा सकता था। मैंने भी साफ कह दिया, पापा मेरी शादी में आएंगे और वो ही मेरा कन्यादान करेंगे। मम्मी मुझे अजीब नज़रों से देखती रह गई, लेकिन मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। कम से कम अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब टूटना नहीं चाहती थी और उनके आंसुओं को देखकर अपना फैसला बदलना नहीं चाहती हूँ। मैं वहाँ से चली आई और मम्मी पता नहीं क्या सोचते हुए खड़ी रही। अभी ऑफिस में हूँ, जानती हूँ घर जाऊँगी तो कई सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी। अगर मैं मेरे पापा को अपनी शादी में बुला ना सकी, तो मेरी फिर सारी ज़िंदगी मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला सकूँगी। आखिर उस इंसान की गलती ही क्या थी? उन्होंने तो कोई झूठ नहीं बोला था, तो फिर उन्हें इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिले? पाखी अपने आप में डूबी सोच रही थी, तभी मोबाइल पे पूरब का फ़ोन आया, तो उसका ध्यान टूटा। यादों के समुद्र से दूर तक जा चुकी पाखी को एक फ़ोन ने खींचकर वर्तमान समय में ला दिया। वह हड़बड़ा सी गई। हाँ बोलो पूरब, पाखी ने फ़ोन उठाते हुए धीरे से कहा। तो पूरब को लगा कि वह ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो? ऐसे मुरझाए हुए क्यों बोल रही हो? पूरब ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। नहीं पूरब, ऐसी बात नहीं है, वो तो थोड़ा काम में बिजी थी, पाखी ने सामान्य होते हुए कहा, ताकि उसे कोई संदेह ना हो। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कब तक फ्री हो जाओगी? पूरब ने कार को पाखी के ऑफिस के सामने पार्क करते हुए कहा। तो पाखी हड़बड़ाकर समय देखने लगी। ओह सॉरी पूरब, मैं तो भूल ही गई थी, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, पाखी ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन पर कहा और फिर फ़ोन रख दिया। पूरब कार में बैठा मुस्कुरा दिया। फिर वह कार के आईने में अपने बाल बनाने लगा। म्यूजिक चालू किया जो पाखी का मनपसंद था। ऑफिस के बाहर एक कॉफ़ी शॉप है जिसमें लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सूरज अस्त हो गया है। सड़क पे भारी जाम लगा हुआ है। कार पे रेडियो बज रहा है। पाखी किसी सोच में डूबी हुई कार में बैठी है। पूरब देख रहा है कि जाम कब खुलेगा। क्या बात है पाखी, आज तो तुमने चुपचाप रहने का उपवास वगैरह किया हुआ है क्या? जो कुछ बोल ही नहीं रही हो। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, पता तो है ना तुम्हें? पूरब मजाक करते हुए पाखी से कहता है। तो वह मुस्कुरा देती है। तुम भी ना, कुछ भी, पाखी बोली। देखो, तुम्हारे मुस्कुराते ही जाम भी खुलने लग गया है, तो ऐसे ही हंसते रहो ताकि जल्दी से घर पहुंच जाएं। पूरब फिर मजाक करते हुए पाखी से कहता है, तो पाखी की हंसी निकल आती है। ये लो, हंस दी। पाखी हंसते हुए कहती है तो पूरब हंस पड़ता है। कुछ भी, कहाँ जाम खुला? पाखी पूरब से मजाक करते हुए कहती है। वह गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हंसते रहो, धीरे धीरे तो खुल ही जाएगा। पूरब, मुझे तुमसे एक बात करनी है, पाखी संकुचाते हुए से कहती है। तो कहो ना, कब से तो बोल रहा हूँ, कुछ बोलो, बातें करो, पूरब कहता है। तब तक जाम भी खुल जाता है। वो हल्का महसूस करता है और जल्दी से कार की स्पीड बढ़ाता है। पाखी संकुचाई हुई सोच रही है कि कैसे कहे। अब इतना क्या सोच रही हो, कहो भी। पूरब ने पाखी को गुमसुम देखा तो बोल पड़ा। पूरब, मैं अपने पापा को शादी में बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पापा ही मेरा कन्यादान करें। तुम्हें पता है ना,
कि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि तुम्हारे माँ ने दूसरी शादी की हुई है और तुम्हारे पापा कोई और हैं। पूरब थोड़ा बिगड़ते हुए पाखी से कहता है तो पाखी को बुरा लगता है। पर पूरब, वो मेरे पापा हैं और तुम जानते हो कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। पाखी भावुक होते हुए आगे उससे कहती है। तो पूरब को गुस्सा आ जाता है। पाखी, तुम चाहती हो कि हमारी शादी ठीक ठाक तरीके से हो जाए या फिर पापा पापा का ड्रामा चाहती हो? ये तुम्हारा फैसला है, तुम फैसला कर लो। पूरब कार चलाते हुए गुस्से से कहता है, जैसे पाखी की बातें उसे बकवास लग रही हो। वह उसे हैरानी से देखती रह जाती है कि पूरब कैसी बातें कर रहा है। उसे बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए, मगर अभी वह कोई बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए चुप हो जाती है। पूरब गुस्से से कार चला रहा है। पाखी की आंख भर आती है, उसे पापा के लिए दुख हो रहा है। आगे का पूरा रास्ता दोनों चुप रहते हैं। पूरब खामोश सा पाखी के घर के सामने कार रोकता है तो पाखी बिना कुछ कहे कार से उतर कर चली जाती है। वह दुखी है कि पूरब ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसे पूरब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरब भी गुस्से में है। वह जानता है कि पाखी उससे नाराज है, पर अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। वह अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह भी चुपचाप पाखी को जाता हुआ देख कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। पाखी उदास सी घर के अंदर आती है कि हॉल में मम्मी, सौतेले पापा और भाई बहन सभी मौजूद हैं, जैसे वे सभी उसी का इंतजार कर रहे हों। सभी को एक साथ देखकर उसे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है, वह परेशान है, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने में ही भलाई समझती है। हॉल में मौजूद लोग पाखी के आपत्तिजनक बर्ताव को देखते रह जाते हैं, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे की तरफ जाती है। मम्मी अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर हड़बड़ा जाती है। पापा को बुरा महसूस होता है और दोनों बच्चों को भी। पाखी, पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यहाँ आओ। मम्मी पाखी को कमरे की तरफ जाता देख हड़बड़ी में कहती है, तो पाखी परेशान होते हुए माथा चढ़ा लेती है, जैसे वह अभी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मम्मी, क्या कल बात नहीं कर सकते? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़। पाखी अपने कमरे का दरवाज़ा पकड़ते हुए जवाब में कहती है और मम्मी की प्रतिक्रिया सुने बिना कमरे के अंदर चली जाती है। मम्मी को बुरा लगता है पाखी के ऐसे बर्ताव को देखकर। दोनों भाई बहनों को उस पर गुस्सा आता है कि उसके पापा की कोई इज्जत नहीं है। लगता है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं देख कर आती हूँ। मम्मी पाखी की तरफ से सफाई देते हुए कहती है, तो पापा अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए अखबार देखने लग जाते हैं। रहने दो मम्मी, आप उसकी तरफदारी करो ही मत। देखा आपने कैसे पापा की बेइज्जती करके चली गई? सौतेली बहन विभू गुस्से से बोल पड़ती है। विभू, ऐसी बात नहीं है, देखा नहीं कितनी थकी हुई नजर आ रही है। मम्मी फिर से पाखी की तरफदारी करते हुए विभू से कहती है, तो वह आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेती है। मम्मी, अब छोड़ो भी ना उसकी सफाई देना। अगर उसके अपने पापा होते तो वह ऐसे बर्ताव कभी नहीं करती। सौतेले भाई वंश ने भी भड़कते हुए कहा। तो मम्मी द्विधा में पड़ जाती है कि वह किसकी तरफ से बोले। वह परेशान सी होने लगती है। चलो बहुत हो गया, जाओ अपना अपना काम करो। सुदेश अखबार को देखते हुए सख्त भाव से कहते हैं। तो विभू और वंश असहज हो जाते हैं और वो दोनों मम्मी को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी परेशान सी दुविधा में डूबी हुई है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह पाखी का क्या करे। एक तो शादी वाला घर, दूसरा उसकी जिद, जिसका अर्थ पूरे समाज के सामने शर्मिंदा होना। पतिदेव तो पहले से ही साफ मना कर चुके हैं। अगर पाखी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो बहुत हंगामा होने वाला है। वह अपने आप में परेशान होते हुए सोच रही है। बिस्तर पर पड़ी पाखी सिसकते हुए किसी सोच में डूबी हुई है। उसे अपने पापा की याद आ रही है, जिसके लिए वह सबसे लड़ रही है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा। उसे दुख हो रहा है, वह रो रही है। उसे बुरा लग रहा है कि पूरब ने भी उसे समझने की कोशिश तक नहीं की। एक बार पूछता तो सही, कम से कम
मुझे समझाने की कोशिश तो करता, लेकिन नहीं। उसने बिना मेरी भावनाओं के कद्र किए ही साफ इनकार कर दिया। पाखी को इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि पूरब ने भी उसे नहीं समझा। वह तकिए में मुंह छुपाए हुए सिसक रही है। जहन में हजारों सवाल हैं जिनका जवाब वह नहीं जानती है और न ही पूछ सकती है। तभी पाखी के मोबाइल पे मैसेज आता है तो उसका ध्यान टूटता है। मोबाइल पे देखा तो पूरब का मैसेज था। जानू अभी भी गुस्सा हो तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद फिर से पूरब का मैसेज आया। जानू ये कैसी बचकानी हरकत है, थोड़ा तो प्रैक्टिकल समझो। ये पढ़कर पाखी को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से मैसेज लिख दिया। क्यों पूरब, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? सिर्फ तुम लोगों के ही सपने होते हैं। फिर आगे पूरब का कोई मैसेज नहीं आता है। पाखी को नहीं पता है कि उसने क्या मैसेज किया है, लेकिन शायद पूरब ने बहुत कुछ अर्थ निकाल लिया होगा, इसलिए तो फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया। पाखी को इंतजार था कि उसका कोई जवाब आएगा, लेकिन नहीं आया और वह पापा, पूरब और अपने बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह होती है, मम्मी जी की पूजा की घंटी की बज रही है। सूरज की किरणें पूरे छत पे बिखरी हुई हैं। पाखी आज छत पे योगा करने नहीं गई, नहीं तो वह रोज छत पे अकेले योगा और कसरत किया करती थी। उसे स्वस्थ और फिट रहना पसंद है। सुबह की लालिमा देखना उसका मनपसंद काम होता है। चिड़ियाओं को दाना डालना उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज वह नहीं आई है। देर रात तक जागने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाई और वह अभी भी सो रही है। हॉल में पापा टीवी पे समाचार सुन रहे हैं और साथ ही चाय की चुस्की ले रहे हैं। मम्मी पूजा घर से आती है, तभी पाखी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। वह बहुत जल्दी में थी। पापा उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं। पाखी, रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी पाखी को जल्दबाजी में जाता हुआ देख उससे कहती है। मम्मी, पहले से लेट हो चुकी हूँ, बाहर ही कुछ खा लूँगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पाखी जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहती है और बिना पापा की तरफ देखे वह चली जाती है। पापा अपनी पत्नी का चेहरा देखते रह जाते हैं, जैसे कहना चाह रहे हों, देखो कैसा बर्ताव करती है तो मुझसे। पत्नी रचना समझ जाती है वह क्या कहना चाह रहे हैं। वह नज़र चुराते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। सुदेश जी फिर हैरानी से टीवी देखने लगते हैं, जैसे वो अपने ही घर में कोई अजनबी हो। पूरब उखड़ा सा कार चलाते हुए जा रहा है। सड़क पे गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। पूरब एक स्टॉप पे कार रोकता है। वह कार का शीशा उतारता है, मगर कहीं पाखी नजर नहीं आती। वह समझ जाता है कि वह बस से ऑफिस चली गई होगी। पूरब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह दांत पीस कर रह जाता है। फिर वह कार स्टार्ट करता है और जाने लगता है। ऑफिस के डेस्क पर पाखी बैठी कोई फाइल देख रही है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। पिछले कुछ सालों में पहली बार होगा जब वह पूरब के साथ ऑफिस नहीं आई हो, और अब जबकि उसके शादी होने वाली है उससे। ऐसे में इस तरह रूठना ठीक नहीं हो सकता, रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। पाखी मन ही मन सोच रही है, कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। मोबाइल पे नज़र घुमाया तो पूरब का ना कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। उसे फिक्र होने लगती है, कहीं पूरब उससे नाराज ना हो जाए। एक बार दिल में आया कि फ़ोन करके देख ले, लेकिन फिर सोचा अभी गुस्से में होगा, शाम को मिलूंगी तो बात कर लूंगी। पाखी फाइल देखते हुए मन ही मन अपने आप से कह रही है। तभी उसकी दोस्त शिल्पा उससे कहती है कि बॉस बुला रहे हैं। पाखी अपने में ही खोई हुई है, वो शिल्पा की बात नहीं सुन पाती। तो शिल्पा मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि पाखी अपने मंगेतर के ख्यालों में गुम है। फिर वह पाखी के करीब जाकर धीरे से कहती है, डार्लिंग, ख्यालों से बाहर आओ, बॉस बुला रहे हैं। पाखी हड़बड़ा जाती है, जैसे किसी ने उसकी चोरी को पकड़ लिया हो। शिल्पा हंस पड़ती है, पाखी शर्मा जाती है। घर में पाखी की मम्मी रचना जी बेड पे सूटकेस खोल कर रखा हुआ है। उसमें से पुराने कपड़े, गहने निकाल कर रखे हुए हैं, जिसे वह बड़े प्यार से देख रही है। जब से पाखी का जन्म हुआ था, तभी से वह एक एक करके पाखी की शादी के लिए तैयारियां करने लगी थी। एक हार को हाथ में लेकर महसूस करती है कि यह तो वही हार है जो उन्हें उनकी पहली शादी में उनकी सास ने दिया था। रचना जी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो कोई चोरी हो।
चोर ही तो है, तलाक के बाद भी उनके अनपढ़ पति ने कुछ मांगा नहीं था, जैसे उसे किसी भी चीज़ का मूल्य पता ना हो। कितनी आसानी से सब कुछ दे दिया था, बिना किसी शिकायत के। रचना जी उदास सी होने लगती हैं, जैसे कोई तीर उनके दिलो दिमाग में चुभ रहा हो और वह कुछ भी न करने में असमर्थ हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।